वेलकम अगेन। सो फ्रेंड्स, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है जीएसटी में? जीएसटी में इंटरेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ रहा है, इस क्लासेस का बेनिफिट आपको मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, कल हमने एक टॉपिक पर अपना एंड किया था क्लास का। सो फ्रेंड्स, टॉपिक था हमारा रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, बिल्कुल रियल एस्टेट के रिगार्डिंग था। सो इसमें हमने रेट के रिगार्डिंग छोड़ा था कि हमें जो कैपिटल गुड्स हमने अनरजिस्टर्ड से परचेज किए हैं, जो कैपिटल गुड्स हमने अनरजिस्टर्ड से पे किए हैं, उनकी पेमेंट करनी होगी अंडर आरसीएम पेमेंट करनी होगी फ्रेंड्स, आरसीएम। लेकिन कौन पे करेगा फ्रेंड्स? कौन पे करेगा? प्रोमोटर। सो फ्रेंड्स, हमने और रेट भी बताया था, रेट है 18% फ्रेंड्स, 18% है। सीमेंट का 28% था फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हर जगह जहाँ पर पेमेंट थी ना फ्रेंड्स, वहाँ पर प्रोमोटर ही पे कर रहे हैं। आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएंगे, वहाँ प्रोमोटर ही पे कर रहे हैं, ये वाला बिल्कुल प्रोमोटर ही पे कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स? सो आपको ये वाला पॉइंट अब क्लियर है, सिर्फ 18% याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी आपको एक बैकग्राउंड तैयार करके दूँ, ताकि जब आप रीडिंग करें तो आपको वो चीज़ें ऑलरेडी पता हो। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड तैयार करते हैं हम। बैकग्राउंड में क्या तैयार करेंगे फ्रेंड्स? हम बेस तैयार करते हैं कि हमें कॉम्पोजिशन लेवी का मतलब क्या है, उसका मतलब समझना है। आफ्टर दैट क्यों आया, आफ्टर दैट क्या क्या फैसिलिटी है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे। सो फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन लेवी कोई एक स्पेसिफाइड टर्नओवर है फ्रेंड्स, उसके नीचे वाले, उस स्पेसिफाइड टर्नओवर के नीचे वाले लोग ही, जिनकी टर्नओवर उतनी है, वही ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग यूनिट और सर्विस सेक्टर के लिए ही ये मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, 3 बातें समझ में आई। ओके, कंपोजिशन लेवी में टैक्स इनवॉइस नहीं होता है। टैक्स इनवॉइस मतलब जो जीएसटी में हम लोग इनवॉइस काट के देते हैं, उसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं, क्योंकि जीएसटी में उन पर टैक्स लगता है। लेकिन कंपोजिशन लेवी में टैक्स नहीं लगता, मतलब हम अपने बायर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हम अपनी पॉकेट से वो टैक्स देंगे। इसीलिए इसमें कुछ कंसेशनल रेट्स भी होते हैं। कंपोजिशन लेवी में क्या होता है? कंसेशनल रेट्स 1%, 2.5% एंड 1%। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? डन। 3 बातें हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या पॉइंट है इसमें? ये बताया गया है कि ये सिर्फ इंटर स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि आप अपनी सेलिंग आप कहाँ करेंगे? सिर्फ इंटर स्टेट में। ओके, इंटर स्टेट आप सेल नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, ये पेन बेसिस है, यानी कि आपके टर्नओवर की लिमिट जो है, जो स्पेसिफाइड टर्नओवर लिमिट है, वो पेन बेसिस होंगी। हाँ जी, होंगी। ठीक है, पेन बेसिस का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आपका एक यूनिट हरियाणा में है और दूसरा दिल्ली में है, एक यूनिट आपका हरियाणा में है और दूसरा दिल्ली में है, तो हम दोनों की टर्नओवर ऐड करके देखेंगे कि वो लिमिट क्रॉस कर रही है या नहीं। हरियाणा वाला माल हरियाणा में बेचेगा, दिल्ली वाला माल दिल्ली में बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स? मतलब एक ही पर्सन है, पेन एक ही है, पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका पेन, इनकम टैक्स वाला जो पेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, डन है। इसमें टैक्स इनवॉइस नहीं होता तो क्या होता है? इसमें बिल ऑफ सप्लाई होता है। बिल ऑफ सप्लाई यानी कि हम सप्लाई जो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक बिल दे रही है, तो इसको बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं होता? नहीं होता है। उसके ऊपर एक वर्ड लिखना जरूरी होता है, वर्ड है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन स्कीम के अंदर ये आ रहा है एंड इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। डन है। ओके, और क्या क्या फैसिलिटी इनको? और छोटे मोटे और फैसिलिटीज़ है, लाइक बताइए। कंसेशनल रेट है, सबसे बड़ी बात है इसमें कंसेशनल रेट है। आपकी नॉर्मली सेल कौन कौन सी होती है? अगर हम नॉर्मल रेट्स देखें, 5%, 12%, 18%, 28%, ये नॉर्मल रेट्स है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन में जाएंगे तो आपका रेट कितना हो जाएगा? 1%, 2.5%। ठीक है फ्रेंड्स? ओके ओके, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री कंपोजिशन लेवी स्कीम से बाहर कर दी गई कि आप ये वाले जो सर्विस सेक्टर है या फिर आप स्पेसिफिकली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप ये वाली कंपोजिशन लेवी यूज़ नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ठीक है जी, ठीक है। इनको आईटीसी नहीं मिलता। कंपोजिशन में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको कंसेशनल रेट दे दिया गया, लेकिन आप अगर कोई भी परचेज करेंगे तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एलिजिबल नहीं हो आईटीसी के लिए। ठीक है,
ठीक है, तो इसके बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। एक बैकग्राउंड तैयार हो गया कुछ कि कंपोजिशन लेवल है क्या, स्पेसिफाइड टर्नओवर है, उसके नीचे नीचे आपकी टर्नओवर होनी चाहिए, तो आप कंपोजिशन लेवल ले सकते हो, ओके है जी। आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ओके है। इंटरस्टेट ही कर सकते हैं, ओके है। पेन बेसिस पर है, ओके। कंसेशनल रेट है, डन है जी, ओके। इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सेल मना है, परचेज कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, ओके। आईटीसी नहीं ले सकते, ओके। अब हम एक बैकग्राउंड तैयार हो गया ना इससे। अब हम स्टार्टिंग से एंड तक सेक्शन 10 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज का पूरा सेक्शन सिर्फ सेक्शन 10 को जाएगा, पूरा सेक्शन जो है सेक्शन 10 को जाएगा। तो फ्रेंड्स सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर आईजीएसटी एक्ट क्यों नहीं है? आईजीएसटी एक्ट में भी तो डाल देना चाहिए था इसको। जैसे हमने सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ा, जो कि एज कॉपी एज सेक्शन नंबर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट था फ्रेंड्स। आप नोट डाउन करते रहेंगे। सेक्शन 9 इक्वल टू सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट। डन है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर ही चीज़ें। ओके, बता देती हूँ सीजीएसटी एक्ट में क्यों है, क्योंकि इसमें आप इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे। इंटरस्टेट नहीं कर सकते, इंटरस्टेट के लिए आई होता है और इंटरस्टेट के लिए सी होता है। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में लिखा है फ्रेंड्स, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 का 3 and 4 तो लगेगा, यानी कि आरसीएम तो लगेगा, आरसीएम वैसे का वैसे लगेगा, लेकिन बाकी जो एक्ट में बातें वो सारी बातें हम इग्नोर करके चल रही है। आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आरसीएम लगेगा और कंसेशनल रेट भी लगेगा, ओके। A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh, लिमिट कितनी है फ्रेंड्स? 50 lakh, may opt to pay in lieu of the tax payable by him under subsection 1 of section 9। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है फ्रेंड्स? मैक्सिमम लिमिट 40% है, सी और एस लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हमें टैक्स नहीं देना। अब हमें किसके अकॉर्डिंग टैक्स देना है? सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, ओके। एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एज सच रेट्स, पता है आपको कुछ कंसेशनल रेट्स है? बिल्कुल है, हम पढ़ेंगे कौन से है। एज में भी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब हमें रूल्स पढ़ना है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? हमें रूल्स पढ़ने होते हैं फ्रेंड्स। प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स, बट नॉट एक्सीडिंग। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएंगे चीज़ों को, बट नॉट एक्सीडिंग। रूल्स में जो लिखे वो तो ओके, लेकिन इस रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेट क्या है? 1% फॉर मैन्युफैक्चरर, 2.5% फॉर, यहाँ पर लिखे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट सर्विसेज, एंड 0.5% फॉर अदर सप्लाईज। हम इसको ट्रेडिंग यूनिट लेके चलते हैं एक बार, आप लिखिए प्लीज़ फ्रेंड्स, ट्रेडिंग यूनिट, ठीक है जी, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसको ना। 1% ऑफ द टर्नओवर, 1% किसका? बिल्कुल 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और इन यूटी, ठीक है जी। 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूटी इन केस ऑफ द पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज, रेफर टू क्लॉज बी ऑफ सब पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 6 का क्लॉज बी मैंने आपको उस टाइम भी फोर्स करके पढ़ाया था कि रेस्टोरेंट सर्विसेज है, और एक क्या था फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। सब कुछ भूल गए, पक्का भूल गए, कुछ भी याद नहीं है अब, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। शेड्यूल 2 याद हो गया, पैराग्राफ 6 याद हो गया, और क्लॉज बी रेस्टोरेंट सर्विसेज याद हो गया, ओके। सो फ्रेंड्स ओके है ये आपको तीनों। ये है रेट नहीं है फ्रेंड्स, ये तो एक्ट में लिखा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। रेट कौन से है? रेट तो रूल्स में जाकर पढ़ेंगे। डन है फ्रेंड्स, ओके डन है जी, ठीक है जी। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी, रूल्स के रूल्स देखने होते हैं, रूल्स, ओके। कुछ प्रोविजंस है, प्रोविजंस नहीं, प्रोवाइडेड यानी कि एक्सेप्शंस। प्रोवाइडेड, फर्स्ट प्रोवाइजो है, provided that the government may by notification increase the said limit of 50 lakh, okay, increase the said limit of 50 lakh to such higher amount। 50 लाख की लिमिट को गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है, बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड 50 लाख, 1.50 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकती। यानी कि 50 को वो 75 कर सकती है, 1 CR कर सकती है, 1.25 CR कर सकती है, 1.5 CR डन, 1.55 CR नहीं कर सकती है।
एज मे बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। ये लिमिट काउंसिल ने दी है। सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट 50 लाख की लिमिट को 1.5 करोड़ कर सकती है। बिल्कुल ठीक है जी, प्रोविजन है, ध्यान से। ओके, अब नेक्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए। क्लॉज ए समझ में आया 1%, ओके। क्लॉज बी 2.5% एंड क्लॉज सी 0.5%, 0.5%। मे सप्लाई सर्विसेज, मे सप्लाई सर्विसेज, वो और भी सप्लाई और सर्विसेज कर सकते हैं अदर देन दोज इन रेफर्ड इन क्लॉज बी, यानी कि क्लॉज बी तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी सर्विसेज कर सकते हैं। कौन सा? ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10%, ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसका एग्जाम्पल हमें नीचे मिलेगा वैसे भी, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके चलती हूँ। आपके टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में था 60 लाख, क्योंकि 1.5 करोड़ की लिमिट है, 60 लाख लेके चल रही हूँ मैं। 60 लाख की आपको टर्नओवर है आपकी, 60 लाख की, ठीक है जी। इसका मैं 10% लेती हूँ, ये हुआ 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो ये 6 लाख की हम लोग अदर सर्विसेज कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का। लोगों को दिक्कत क्या आ रही थी एक्चुअली में, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये थी लोगों को कि लेट सपोज मैं रेस्टोरेंट की सर्विस खोल के बैठी हूँ, मैंने कंपोजिशन लेवल लिया, ओके लिया। इसमें कंडीशन क्या थी कि मैं सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस ही दूंगी, मेरे पास कोई और सर्विसेज नहीं अवेलेबल होनी चाहिए फॉर सप्लाई। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी जिसके अगेंस्ट मुझे इंटरेस्ट मिला है, जिसके अगेंस्ट मुझे इंटरेस्ट मिला है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है जी, और इसके अगेंस्ट मुझे इंटरेस्ट मिला, क्या वो मेरी इनकम में इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा फ्रेंड्स। इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट में आती है, वो आपकी टोटल टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट लेते हैं तो 50 लाख में वो ऐड हो जाएगा। ऐड होते ही आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस इंडिविजुअल एक्सक्लूसिवली नहीं रहा, इंटरेस्ट इनकम भी आ गया। जबकि सर्विस सेक्टर में क्या है, सर्विस सेक्टर एक्सक्लूसिवली रेस्टोरेंट की सर्विस होनी चाहिए। लोगों को दिक्कत आई, लोगों ने कहा सर ये क्या किया आपने, ये क्या किया? तो बताया गया, आगे इसके लिए पॉइंट है, बताया गया कि जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है लोन डिपॉजिट वगैरह से, वो आपकी टर्नओवर में ही काउंट नहीं होगा, वो आपकी टर्नओवर में ही काउंट नहीं होगा, यानी कि 50 लाख की टर्नओवर में ही काउंट नहीं होगा। डन, एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, इसमें अदर सर्विसेज क्यों लेकर आए? एक सर्विस ये हो गया एक तरह से इंटरेस्ट का, ये तो अलग पॉइंट है। इसमें ये बता दूं ये कि 6 लाख और 5 लाख की लिमिट क्यों लेकर आए। और भी लोगों को दिक्कत हो रही थी, वो कुछ अलग अलग सर्विसेज देना चाह रहे थे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर सर्विस सेक्टर के साथ या फिर दूसरी किसी ट्रेडिंग यूनिट के साथ, तो लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है, इसलिए प्रोवाइजो 2 इंसर्ट किया गया है। प्रोवाइजो 2 में क्या बताया गया, आपकी टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख, या 5 लाख की लिमिट क्यों है फ्रेंड्स, 50 लाख लिमिट है इसलिए 5 लाख की लिमिट है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, 5 लाख, 50 लाख का 10% 5 लाख होता है। विच एवर इज हायर अप टू दैट पॉइंट, आप वहाँ तक अपनी सर्विसेज अलग से कर सकते हैं जो कि रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं होंगी। रेस्टोरेंट के अलावा भी आप इतना कर सकते हैं, यानी कि अब आपकी टर्नओवर क्या हो गई, एक तरह से टर्नओवर की लिमिट में फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि अदर सर्विसेज की लिमिट क्या है, अदर सर्विसेज की टोटल टर्नओवर में ही होनी चाहिए। डन है, ओके। आई होप ये आपको क्लियर है, बाकी अभी काफ़ी ज़्यादा आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। सबसेक्शन 1 क्लियर हुआ? सबसेक्शन 1 में बता देती हूँ मैं आपको पॉइंट क्या थे। सबसेक्शन 1 में पॉइंट था हमारा 50 लाख की लिमिट है, जी हाँ। 9(1) के अकॉर्डिंग आपको टैक्स नहीं देना, कंसेशनल रेट है जी। 1% है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 2.5% फॉर रेस्टोरेंट, 0.5% फॉर अदर सप्लाईज। ओके, 2 प्रोवाइजोज है। पहला क्या है, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपके 150 लाख से 1.5 करोड़ तक ये बढ़ सकती है। दूसरी प्रोवाइजो क्या है, दूसरी प्रोवाइजो ये है कि आप अदर सर्विसेज भी दे सकते हैं, अदर देन आप सर्विसेज दे सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। लिमिट क्या होगी आपकी, टोटल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर। सबसेक्शन 2, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ, कंडीशन फ्रेंड्स, कंडीशन, if save as provided in subsection 1 he is not engaged in the supply of services, he is not engaged in supply of services, ठीक है जी। ओके, save as provided,
सेव एज प्रोवाइडेड, आप लॉ को समझिए प्लीज, जो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है वो तो ठीक है, सबसेक्शन 1 के जो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है उस लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर सकता। सेव एज प्रोवाइडेड, ओके। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा वो ऐसा काम ना करे, ऐसा सामान ना बेचे जिस पर टैक्स ही नहीं लगना, जिस पर टैक्स ही नहीं तो उस पर कंसेशनल रेट भी नहीं लगा सकते ना जी। हाँ जी। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, मैंने आपको बता दिया था इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। क्या परचेज हो जाएगी? आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो सकती, क्या इनवर्ड हो जाएगी? जी हाँ हो जाएगी। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इको ठीक है जी। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, आजकल इको ओके हो गया कि आपको 52 सेक्शन के अकॉर्डिंग टीडीएस और टीसीएस, यहाँ पर इको में टीसीएस, ठीक है जी, टीसीएस कटता है। डन है जी। तो अगर आपका टीसीएस कट रहा है, अगर आपका टीसीएस कट रहा है देन आप ऐसे काम में एंगेज नहीं हो सकते जो इको का काम हो, ठीक है जी। टीसीएस कट रहा है मतलब आपका। ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ऐसी कोई नोटिफाई हुई है अभी तक? हाँ हुई है, कुछ ऐसी नोटिफाई हुई है जो काम आप नहीं कर सकते, वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर सकते आप, यानी कि 1% वाली बात ऊपर हमने जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेट कितना है 1%, आप कुछ ऐसे गुड्स नहीं कर सकते जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना है, उस चीज़ में आप कंपोजिशन लेवल नहीं ले सकते। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन, 1% मोर देन यानी कि एक हरियाणा में है और दिल्ली में है, इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ऑल रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दैट सबसेक्शन। आप समझ गए? एक हरियाणा में और दिल्ली में, हरियाणा वाला कह रहा है मैं रेगुलर पे काम करूंगा, दिल्ली वाला कह रहा है मैं कंपोजिशन पे काम करूंगा, ऐसे नहीं होता, या तो दोनों कंपोजिशन लो या दोनों रेगुलर लो, खत्म बात, खत्म। अच्छा जी हाँ। सबसेक्शन 3, द ऑप्शन अवेल्ड ऑफ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑप्शन अडॉप्ट किया है, अवेल किया है, shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the limit, लिमिट क्या है 50 लाख। अब समझिए चीज, ऑप्शन जिन्होंने अवेल किया कंपोजिशन का, उनकी लिमिट जैसे ही क्रॉस हुई 50 लाख वैसे ही वो रेगुलर में आ जाएंगे। डन है, कंसेशनल रेट खत्म हो जाएगा। 4 सबसेक्शन, a taxable person to whom the provision of subsection 1 apply shall not collect any tax, shall not collect any tax, shall not collect any tax from the recipient on supplies, recipient से वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, made by him, nor shall be entitled to any credit, ITC भी नहीं ले सकता है और कलेक्ट भी नहीं कर सकता है टैक्स फ्रॉम द बायर। ओके। सबसेक्शन 5, if the proper officer has reason to believe that a taxable person has paid tax under subsection 1 despite not being eligible, such person shall, in addition to pay tax to any tax that may be payable by him under any other provision of this act, be liable to pay penalty। 73 bona fide case, 74 mala fide case। बिल्कुल इसमें ये बताया गया फ्रेंड्स कि अगर वो बंदा यानी कि जो पर्सन है, वो पीओ ने पकड़ लिया उसको कि भाई वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, घोटाला कर रहा है, सो उसे टैक्स तो कलेक्ट करेंगे जितनी वो गड़बड़ी की, लेकिन पेनल्टी भी लगा देंगे अंडर सेक्शन 73 और 74, आगे जाकर मिलेंगे ये आपको। सो पेनल्टी के 2 सेक्शन भी आ गए, अब इंट्रोड्यूस होते जा रहे धीरे धीरे फ्रेंड्स, सेक्शंस हमारे साथ अटैचमेंट होती जा रही उनकी। 73 74 आप यहाँ लिख सकते हैं बोनाफाइड केस और मेलाफाइड केस, आप यहाँ लिख सकते हैं बोनाफाइड केस मतलब अच्छे, थोड़े से अच्छे बंदे, इनसे जानबूझ के गलती नहीं हुई है, और ये मेलाफाइड केस, इनसे जानबूझ के गलती हुई, ये चोट्टे लोग हैं। कैसे लोग हैं फ्रेंड्स? चोट्टे लोग। मेलाफाइड केस चोट्टे लोग, जानबूझ के गफले करते हैं। और हम लोग क्या है? हम लोग बोनाफाइड केस है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? हम अच्छे बच्चे, बहुत समझदार अच्छे बच्चे, हम ऐसे सिरकतें नहीं करते, ठीक है? ओके, अच्छे बच्चे हो। अच्छा हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस, एक बार 5 सबसेक्शन को हम रीड करते हैं वापस। सो फ्रेंड्स, कंपोजिशन में आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। सबसेक्शन 10 है कंपोजिशन लेवी। सबसेक्शन 1 में क्या बता रहा है फ्रेंड्स? आप जितना रिपीट करेंगे चीज़ों को उतनी वो आपके अंदर इनबिल्ट होती जाएगी। सो फ्रेंड्स कोशिश करिए, लेट ट्राई। ओके, सबसेक्शन 1, 50 लाख की लिमिट है।
सेक्शन 9 में टैक्स नहीं देना, नहीं देना, तो कहाँ देना, सेक्शन 10 में देना है। कौन कौन से रेट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1%, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 2.5%, अदर सप्लाईज के लिए 0.5%। डन। 2 प्रोवाइजो था लिमिट 50 लाख से 1.5 करोड़ हो जाएगी रिकमेंडेशन काउंसिल के अकॉर्डिंग। दूसरा वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी क्लॉज ए बी सी वाले रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा भी और सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन और सर्विसेज की लिमिट क्या होगी, कोई और भी सर्विसेज, और सर्विसेज की लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी फ्रेंड्स आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। सबसेक्शन 2, तो फर्स्ट सबसेक्शन आई थिंक क्लियर है। क्लियर क्या है फ्रेंड्स, वापिस अब ऊपर नहीं जाना फ्रेंड्स, नीचे नीचे रहो, रहकर याद करो। याद करने में क्या था, 9(1) के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना, 10 के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। लिमिट क्या है, 50 लाख है और 3 पॉइंट्स है, ए बी सी और 2 प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो भी आपका डन है। डन। सबसेक्शन 2, रजिस्टर पर्सन को कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। बात है 5 में कौन कौन सी बातें हैं, वो अदर सप्लाई सर्विसेज नहीं कर सकता। सर्विस कौन सी कर सकता है, सिर्फ रेस्टोरेंट की। सर्विस कौन सी कर सकते हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट की, या फिर रेस्टोरेंट की, या फिर लिमिट कौन सी है, 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। ए पॉइंट हो गया। कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं करेगा जिस पर टैक्स ही नहीं लगना, हट, ऐसे काम नहीं करते आपका। सी, आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट नहीं कर सकता, ओके जी। डी, इको की सर्विसेज में जा तो सकता है, लेकिन जहाँ पर टीसीएस कटेगा वहाँ नहीं जा सकता, ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, ओके। ई, मैन्युफैक्चरिंग ऐसी गुड्स नहीं कर सकती जो नोटिफाई की हुई। नोटिफाई कौन सी, आगे पढ़ेंगे, ओके। प्रोवाइडेड दैट, अगर तो एक पर्सन है उसके पास 2 जगह पर जीएसटी नंबर है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कहीं एक कॉम्पोजिशन है कहीं एक रेगुलर ले ले, दोनों जगह एक ही लेगा, या तो रेगुलर या कॉम्पोजिशन। थर्ड सबसेक्शन, ओके, अगर तो उसने कॉम्पोजिशन लेवी अप्लाई कर रखा है जी, ले भी रखा, लेकिन जैसे ही उसकी टर्नओवर एक्सीड होगा 50 लाख से, यानी कि जो स्पेसिफाइड लिमिट है, आप लिमिट को 50 लाख लेकर चलिए अभी, जो आपकी स्पेसिफाइड लिमिट है, अगर आप लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर गए हो, तो आप रेगुलर में आ जाओ, उसी टाइम से आपका ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, लैप्स, ओके। फोर्थ में टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और आईटीसी नहीं ले सकता। दोहरी मार है, इसे कहते हैं दोहरी मार, आप लिख सकते हो इसको दोहरी मार। कितनी प्यारी हिंदी है ना, दोहरी मार, 2 बार मार डाला। अच्छा, गाने गाते रहो सारा दिन, ओके। सबसेक्शन 5 में क्या बता रहा है, अगर उसने कोई मेलाफाइड बोनाफाइड केस किया, ऐसी वैसी कोई भी हरकतें की, तो डिपार्टमेंट उसको पकड़ेगा, उसको निचोड़ेगा कैसे, टैक्स भी लगाएगा, इंटरेस्ट भी लगाएगा, पेनल्टी भी लगाएगा, कुल मिला के निचोड़ देगा, खत्म। एनालिसिस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, एनालिसिस, ओवरव्यू ऑफ द स्कीम। अब ओवरव्यू पढ़ते हैं, सिर्फ एक वो लेना है इसका, बस एक रीडिंग करनी है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। द कंपोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट। हमारे लिए प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है, 50 लाख है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, सिंप्लिसिटी के लिए भी है और रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट, ठीक है जी। For the taxpayers, primarily the composition scheme is available to the supplier of goods and restaurant services. स्टार्टिंग में वो किसके लिए आया था, सिर्फ हमारे पास गुड्स के लिए और रेस्टोरेंट सर्विस, यानी कि कोई भी सर्विसेज वाला कंपोजिशन नहीं ले सकता, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज ले सकता है। बट कंपोजिशन सप्लायर्स आर परमिटेड टू सप्लाई सर्विसेज अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। आप फ्रेंड्स समझिए, स्पेसिफाइड मार्जिनल वैल्यू कौन सी थी, 10% या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। 10% किसका, टोटल टर्नओवर का। इन द ईयर फॉर ऑप्टिंग ऑफ द कंपनी स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू, ओके, आप समझिए, प्लीज समझिए, ध्यान से समझना इस चीज़ों को, अब ध्यान से समझना। स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 CR शैल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, आप समझ रहे हैं। यानी कि अगर हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लिमिट 1.5 करोड़ तक की थी टर्नओवर की, तो हम आज ले सकते हैं कंपोजिशन लेवी, ले सकते हैं। आज हम कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई नया काम स्टार्ट करें तो लिमिट कितनी है, 50 लाख की लिमिट है, ओके। अप टू 50 लाख तक हम कंपोजिशन ले सकते हैं। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कंपोजिशन लेवी में आना, ठीक है जी, आ गई। मेरी टर्नओवर आज 40 लाख की, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ईयर के एलिजिबल हूँ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक की लिमिट है, ओके। नेक्स्ट ईयर में गई, मेरी टर्नओवर हो गई है 1 CR, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, थी, बिल्कुल थी, क्योंकि आज की मेरी टर्नओवर कितनी थी, 1.5 करोड़ की, ठीक है फ्रेंड्स। Suppliers opting for composition levy need not worry about the
classification of their goods or services or both. The rate of GST applicable in their goods and services. They are not required to raise any tax invoice. Tax invoice नहीं दे सकते हैं, वो क्या देंगे? बिल ऑफ सप्लाई देंगे. Wherein no tax will be charged from the recipient. Done है जी. An eligible person opting to pay tax under the composition scheme shall instead of paying tax on every invoice at the specified date, वो हर इन्वॉइस पे नहीं देंगे, वो एक मंथ का टोटल या क्वार्टर का टोटल करके फिर पे करेंगे. ओके जी. पे टैक्स एट द प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ हिज टोटल टर्नओवर एवरी क्वार्टर, क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं. डन है फ्रेंड्स. एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर ही वुड पे द टैक्स विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ ITC. हमने पढ़ लिया. रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली बाय कंपोजिशन सप्लायर. रिटर्न साल में होगा और पेमेंट क्वार्टरली होगी. प्रोसेस सस्ता है ना फ्रेंड्स, हर महीने का काम नहीं है. GST R13B जो हम भरते रहते हैं हर महीने, उसका काम नहीं है. पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS सोर्स शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन. यानी कि हमने पढ़ लिया था इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते कंपोजिशन वाले, और जिसके अंडर सेक्शन 52 TCS करता है वो भी एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी के लिए. ओके. द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन लेवी आर कंटेन इन सेक्शन 10, हमें पता है, ऑफ CGST एक्ट, हमें ये भी पता है. चैप्टर 2 कंपोजिशन लेवी ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017. द सेड रूल्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द डिस्कशन द फॉलोइंग पैराज. अब हम रूल्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स. रूल्स हर चीज़ एक्ट में नहीं होता है, एक्ट में प्रिस्क्राइब बता दिया जाता है, हमें रूल्स में जाकर पढ़ना पड़ता है. रूल्स पढ़ते हैं अब हम. टर्नओवर लिमिट, हम ध्यान से रूल्स को पढ़ते हैं, ऊपर लिखा था रूल्स बिल्कुल थे, अब हम टर्नओवर लिमिट पढ़ेंगे. सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड द टर्नओवर लिमिट ऑफ 50 लाख फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी. हाउएवर proviso of subsection 10 empowers the government to increase the said limit 50 lakh up to 1.5 crore on the recommendation of the council. In view of the said power of the government to increase the turnover limit for composition levy as granted by first proviso section 10, the turnover limit for composition levy has been increased from 50 lakh to 1.5 crore. Has been increased from 50 lakh to 1.5 crore. Why the notification friends? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. उन्होंने कहा है कि लिमिट हमने इंक्रीज कर दी है. ठीक है जी. ओके जी. ठीक है जी. इंक्रीज्ड 7 मार्च 2019 को आई थी ये नोटिफिकेशन. However, the said notification further stipulates that the turnover limit for composition levy shall be 75 lakh in respect of 8 ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. हम 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं. ये ऐसे छोटे मोटे स्टेट्स हैं, छोटे मोटे नहीं कह सकते, इंडिया के स्टेट्स हैं. ठीक है जी. जिनमें लिमिट कितनी है अभी भी टर्नओवर की? 75 लाख की है. ओके. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर हम असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात देखें तो टर्नओवर लिमिट है 1.5 CR. सो फ्रेंड्स आप समझेंगे चीज़ों को. क्या समझना है अब हमें समझना क्या है. 8 स्टेट्स के लिए टर्नओवर कितनी है? 75 लाख. 2 स्टेट्स के लिए टर्नओवर कितनी है? 1.5 CR. और बाकियों के लिए कितनी है? 50 लाख. पढ़े फ्रेंड्स आगे. इन अदर वर्ड्स, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ स्टिपुलेट इन अ सप्लायर टर्नओवर ऑफ अ सप्लायर इन अ स्टेट यूटी अदर देन स्पेशल कैटेगरी, यानी कि 8 स्पेशल कैटेगरी. ठीक है जी. एक्सेप्ट असम, हिमाचल, इसकी तो वैसे भी 1.5 करोड़ है. इज अप टू 1.5 CR. यानी कि 11 स्टेट्स को छोड़ देंगे. 8 और 3 ये 11 स्टेट्स को छोड़ के बाकी की टर्नओवर अप टू 1.5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में है. सेड सप्लायर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कि इस साल वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए. अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ ध्यान से पढ़िएंगे. अ डीलर पृथ्वीराज हैज ऑफिस इन महाराष्ट्र एंड गोवा. He makes inter-state supply of goods from both these states offices. In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of the composition scheme. अच्छा जी. Turnover of both the offices would be taken into account, and if the same does not exceed 1.5 CR, Prithviraj can opt to avail the composition levy, subject to fulfillment of other prescribed condition for both the offices. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है. वाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 CR
इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर आर एज फॉलोज। तो फ्रेंड्स को याद करिएंगे क्योंकि ये आपका सेक्शन 22 में भी काम आएगा। इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करना है? ओके, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरेस्टेड सप्लाई है। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टेड ध्यान रखेंगे, इंटरेस्टेड ऑफ पर्सन्स हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड इन ऑल इंडिया बेसिस। आप समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट वो कर नहीं सकता, इंटरेस्टेड वो कर नहीं सकता, एग्जम्प्ट सप्लाई वो कर सकता है, टैक्सेबल कर सकता है। ये दोनों जैसे ही आई वो रेगुलर में आ जाएगा। डन है फ्रेंड्स? ओके, एक्सक्लूड्स, ये एक्चुअली में क्या कर दिया गया पता है आपको? ये सेक्शन 22 का ही उठाकर यहाँ डाल दिया गया कि हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रहे कि उसमें ये चीज़ें आती है, ये चीज़ें नहीं आती है। एक्सक्लूड, कोई भी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डालें तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स एक्सक्लूड करेंगे। और जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है ऐसी हम इनवर्ड सप्लाई को हम लोग हटाएंगे। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं। अ डीलर एक्स हैज 2 ऑफिसेज इन दिल्ली, 2 ऑफिस है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर एक्स इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, turnover of both the offices would be taken into account, and if the same does not exceed 1.5 crore, X can opt to avail the compulsion scheme subject to fulfillment of the conditions. Copy paste. Rates of tax under the compulsion levy, rule number 7. इतना रूल ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपको सेक्शन सबसेक्शन याद होने चाहिए बस। ओके, रेट कौन कौन से थे फ्रेंड्स? 1%, 2.5% एंड 0.5%। ओके, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore may opt to pay tax calculated at the prescribed rates mentioned in table। आगे हम पढ़ते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान से आप समझेंगे, मैन्युफैक्चरर्स को कितना देना? 1%। मैन्युफैक्चरर्स अदर देन, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ हाफ आएगा। इज दिस ओके? एक्टिव में भी गलती हो जाती है क्या? टेबल पढ़ते हैं फ्रेंड्स, टेबल में रेट क्या दे रखा है? ये देखिए 1%, जो कि मैक्सिमम रेट थे फ्रेंड्स, 1%, 2.5% एंड 0.5%, जो कि मैक्सिमम रेट्स थे। ठीक है फ्रेंड्स? सो एज पर रूल 7 ऑफ CGST एक्ट सेक्शन 10 के अंदर रेट्स क्या है? रेट्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। A registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore may opt to pay tax calculated at the prescribed rates। रेट्स कौन से है फ्रेंड्स? पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बाय नोटिफिकेशन। आप समझिए प्लीज, नोटिफिकेशन के थ्रू जो जो मना किए गए कि इन पर आप कंपोजिशन नहीं ले सकते, इन गुड्स पर, वो नहीं लेने आपको। एग्जाम्पल क्या है उनके? आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको। ये 3 ऐसी इंडस्ट्री है, 3 ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरर्स के लिए रेट कितना है फ्रेंड्स? 0.5%। आप समझ रही है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1/2 फॉर CGST। आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, 1/2 फॉर CGST एंड 1/2 फॉर SGST इक्वल टू 1 फॉर IGST। डन है फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था वो मैक्सिमम रेट था कि आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब GST काउंसिल की मीटिंग के बाद भी उससे एक्सीड नहीं हो सकता है नोटिफिकेशन के थ्रू, बट नोटिफिकेशन के थ्रू उससे एक्सीड नहीं हो सकता है, बट एक्चुअल रेट कितना है? 0.5% एज पर CGST एक्ट। ओके, और रेस्टोरेंट सर्विस में अभी भी 2.5% ही है। ओके जी, और अदर सर्विसेज में, अदर में सर्विसेज नहीं कह सकते आप, इसको अदर बोलेंगे क्योंकि सर्विसेज सिर्फ यहाँ पर एक ही ले सकते हैं हम लोग, रेस्टोरेंट की सर्विसेज। अदर सर्विसेज लेने तो लिमिट कितनी है फ्रेंड्स? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हाइयर। सो फ्रेंड्स, इस केस में कितना? 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूटी। डन है फ्रेंड्स?
सर्विसेज यहाँ पर क्यों दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पर अदर सप्लाई था, वर्ड था अदर सप्लाई, अदर सप्लाई में सर्विसेज भी आ सकती है। ओके, डबल स्टार है, हम एक बार डबल स्टार पढ़ते हैं। टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मीन्स द एग्रीगेट टर्नओवर। आप समझ गए, एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि एक स्टेट का भी और दूसरे स्टेट का भी, यूपी को ऐड करेंगे तो। ठीक है जी, ओके फ्रेंड्स। इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन लेवी, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आप कंपोजिशन लेवी लेंगे तो आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है कि आप कंपोजिशन लेवी के लिए फॉर्म भर रही हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो पार्ट बी में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पार्ट बी में आपको ये बताना पड़ता है। एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड एंड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन में गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी इन पार्ट बी। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है REG01। The same shall be considered as an intimation to pay tax under composition levy. Such intimation shall be considered only after the grant of registration. जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसके बाद ही हम ये मानेंगे कि भाई आप कंपोजिशन लेवी के लिए तैयार है, और आप पे अब टैक्स किस हिसाब से लगेगा, कंपोजिशन के हिसाब से जो रेट उसमें है। एंड इज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी shall be effective from the date from which registration is effective. Intimation by registered person, अब आप और देखिए इंटीमेशन। A registered person who opt for pay tax under composition scheme shall electronically file an intimation in prescribed form on the GST common portal prior to the commencement of the financial year for which said option is exercised. ठीक है फ्रेंड्स, अब वो तो क्या था, वो था अनरजिस्टर्ड, अभी तक बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था, ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेगा, ये अप्लाई कर रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है रेगुलर में, अब रेगुलर से आ रहा है वो कंपोजिशन में। ठीक है जी, हाँ जी, तो उसको बताना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पर। ही शैल ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, स्टेटमेंट एक भरनी पड़ती है जिसमें उसको ये बताना होता है कि उसके पास आईटीसी अगर है तो वो उस आईटीसी को छोड़े, और स्टॉक है तो उस पर कितना आईटीसी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ही शैल ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 44 डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, आगे पढ़ेंगे। विदिन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मैंने 17-18 में रेगुलर स्टार्ट कर रखा था अपने लिए, रेगुलर टैक्स पेयर थी मैं। अब 18-19 में भी मैं रेगुलर टैक्स पेयर ही हूँ, बट दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कंपोजिशन ले लेना चाहिए, मेरे पास ऐसा काम है कि वो इंडस्ट्री बाहर नहीं है, इससे मतलब आइसक्रीम वगैरह का काम नहीं है। ठीक है जी, नोटिफाइड गुड्स नहीं है जिसमें कंपोजिशन नहीं ले सकते, मैं नॉर्मल कुछ ले सकती हूँ, टर्नओवर भी कम है भगवान की दया से। ठीक है जी, तो क्या मैं दिसंबर में अप्लाई कर सकती हूँ कंपोजिशन? जी नहीं, आपको हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन लेना चाहते हैं या फिर रेगुलर में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, विदिन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको बताना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एनी इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट यूटी शैल बी डीम्ड टू बी एन इंटीमेशन। ठीक है, कोई भी इंटीमेशन आप किसी तरह से दोगे तो मानी जाएगी कि वो रजिस्टर्ड पेन, बिजनेस रजिस्टर्ड इन द सेम पेन, वो इंटीमेट कर रहा है। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, मैंने आपको जैसे बताया कि बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से माना जाएगा। ओके, द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन एट एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये तो था कि जो अप्लाई कर रहा है, यहाँ तक एक पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला एक पॉइंट है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करेगा, ऊपर क्या पॉइंट था कि कोई नया पर्सन अप्लाई कर रहा है तो उसने जिस डेट से एप्लीकेशन डाली है, रजिस्ट्रेशन उसको मिली है, उस दिन से वो कंपोजिशन में माना जाएगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन पहले से रजिस्टर्ड रेगुलर में, आगे पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एंड द कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ जी आया। मैं नई पर्सन हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंपोजिशन के लिए, 12 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया है, मुझे लेट सपोज 30 दिसंबर तक ग्रांट हो जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं 30 दिसंबर से ही कंपोजिशन पे टैक्स दूंगी, मतलब कंपोजिशन के अकॉर्डिंग टैक्स दूंगी। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, 30 दिसंबर को मेरा मन कर रहा है मैं कंपोजिशन लूँ, तो मुझे अगले फाइनेंशियल ईयर तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, ओके। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, क्या क्या कंडीशन है? पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी हैज टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो 90 डेज के लिए, ट्रेड फेयर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, 90 डेज और एक्सटेंड कर दिया जाता है इनका टाइम पीरियड, कभी कभी 90 डेज और ऐड कर देते हैं। तो 90 डेज के लिए कुछ टाइम के लिए ही वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अपना काम पूरा होते हैं वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, उन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। एनआरटीपी भी होते तो ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 90 डेज के लिए, बट इसमें क्या है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन आता है इंडिया में, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करता है, टैक्स वैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह लेता है, काम हुआ, चलो जी जय जय बाय, ठीक है जी, हाँ जी। द गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड वेयर परचेज्ड। दूसरी बात कि वो अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेज नहीं कर सकता है, आप समझ रहे कॉम्पोजिशन के लिए। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी हैज टू कंप्लाई, वो अनरजिस्टर्ड से परचेज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर किया तो उसको 94 में उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। आरसीएम एप्लीकेबल है, आपको पहले ही बता दिया था, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 9394 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, मैंने आपको बताया था ये वाली बात। He shall pay tax under 9394 reverse charge on inward supply, बिल्कुल देना पड़ेगा। He was not engaged in the manufacture of goods as notified, कौन कौन से थे फ्रेंड्स? आइसक्रीम था, पान मसाला था, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स था, ठीक है जी, ओके। He shall mention the words, उसको वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लायर्स एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई इशू करता ही है, आपको पता ही है, बिल्कुल ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पर उसको ये वर्डिंग्स एज इट इज कॉपी पेस्ट ये आपको लिखने पड़ेंगे। एक नंबर ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ओके फ्रेंड्स, हाँ जी। He shall mention the word composition taxable person on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business, principal place of business के जगह पर आप जहाँ अपना बोर्ड लगाते हैं वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस, जहाँ जहाँ उसके और एडिशनल प्लेसेस होंगे वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ताकि सामने वालों को पता चले ये कंपोजिशन वाला बंदा है, ये अपन से टैक्स कलेक्ट भी नहीं करेगा और अपन को देगा भी नहीं, अपन जो सेल करेंगे उसका ये लेगा भी नहीं, ठीक है जी। हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉट सो मच टफ, आप पढ़िए 10-2 पर हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रखा है। सप्लायर ऑफ सप्लाई सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1), ठीक है जी। सप्लायर्स ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स हमने पढ़ा है। सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट भी नहीं कर सकता वो। पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और मैन्युफैक्चरिंग किस किस की, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। अब कुछ थॉट्स है, ओके। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज, आपको पता है सेल नहीं कर सकता है वो इंटर स्टेट, बट वो परचेज कर सकता है, ओके। पढ़ते हैं अब। ABC Industries, a manufacturer in Mumbai, is engaged in supply of goods in Mumbai as well as in Chennai. तो interstate supply of goods हो गया। Here, ABC Industries cannot enter into the composition scheme as it is affecting interstate supply of goods Chennai. So friends, आज के लिए इतना बहुत है, नहीं पढ़ना आगे। अब एक गो थ्रू करते हैं। अब पर्सन इंगेज इन मार्जिनल वाला स्कीम में, आप वो वापिस ऊपर हमने पढ़ा था वो 10% और 5 लाख वाली बात, कंडीशन बिल्कुल। फंडामेंटली द कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड, सिर्फ एक ग्रिप लीजिए, इजी है। फंडामेंटली द कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड ओनली वन सर्विस, नेमली रेस्टोरेंट, समझ में आई आपको, हाँ जी। However, there are cases where a manufacturer trader is also engaged in supply of services other than restaurant services, ठीक है जी। Though the percentage of the supply of service is very small as compared to the supplier of goods, there may also be cases where a restaurant service provider is also engaged in supplying a small percentage of other service, okay है, with a view to enable such taxpayers to avail of the benefit of the composition scheme. Second proviso of section 10 का 1 मैंने बिल्कुल आपको बताया है ऊपर।
परमिट्स मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। मतलब एक चीज़ समझिए प्लीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस बंदे की, वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज नहीं ओपन कर सकता है, छोटा सा पोर्शन नहीं कर सकता। ठीक है जी, हाँ जी। फॉर a specified value along with the supply of goods or restaurant service as the case may be, 10% of the turnover in a state UT or 5 lakh whichever is higher. Thus, it can be interfered that where the turnover of a registered person opting for composition is up to 50 lakh in the preceding financial year, he can supply services other than restaurant, yes, up to a maximum of 5 lakh in the current financial year. Further, where the turnover of the registered person for opting composition scheme is more than 50 lakh but up to 1.5 cr in the preceding financial, he can supply services in the current financial year up to 10%। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। Ram Sevak is engaged in supply of goods. His aggregate turnover in preceding financial year is rupees 60 lakh. Since his aggregate turnover in the preceding financial does not exceed 1.5 cr, he is eligible for composition scheme in current financial year. Further, in current financial year, he can supply services other than restaurant up to a value of not exceeding 10% of 60 lakh, यानी कि 6 lakh और 5 lakh, whichever is higher। धन फ्रेंड तो 6 लाख तक की अदर सर्विसेज दे सकता है। एक क्लैरिफिकेशन आई थी फ्रेंड्स, बहुत लोगों को परेशानी हुई थी, तो किस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले बताया, बीबी क्लास की स्टार्टिंग होने से पहले, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। लोगों को दिक्कत हुई थी एफडी का इंटरेस्ट, जी हाँ, गो थ्रू करना है, ऑर्डर नंबर पढ़ते हैं अब हम। जनरली बिजनेसेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट, बिल्कुल लोग करते हैं, आप भी अपने घर में करते हो, गुल्लक तो होगी ही। To save and invest money in the form of deposit, loan or advances. However, this way they get engaged in the supply of services by way of extending deposit, loan and advances. A service other than restaurant service. ये किसके लिए आया था फ्रेंड्स? सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएंगे, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों के लिए आया था। ठीक है जी। And where the income from such services causes the value of services supplied to extend the value referred in second proviso to section 10(1), 10% of the turnover in the preceding financial in a state union territory 5 lakh, whichever is higher, हमने जो पढ़ा है। Said business become ineligible for the composition scheme। अगर हम 10% और 5%, 5 लाख वाले को कॉन्सेप्ट कम इसमें डालते हैं तो वो बिजनेस वो इनएलिजिबल हो जाता है इसे काम करने के लिए for the composition scheme, and one has to opt for the composition scheme. This can cause a lot of hardship to small businesses. In view of the above, order number 1/2019, 1 फरवरी 2019, 1.5 साल बाद लगभग, जीएसटी के आने के 1.5 साल बाद लोगों को होश है इसका, has been issued to clarify that the value of supply of exempt services by way of extending deposit, loans or advances, insofar as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account. I hope ये आपको समझ में आया होगा। For determining the eligibility for composition scheme under second proviso to section 10(1), under this proviso, a registered person opting for composition scheme may supply services other than restaurant services of value not exceeding 10% of the turnover in the preceding financial year or 5 lakh, whichever is higher. Thus, while computing value of services as referred in second proviso 10(1), interest on loan will not be taken into account. Okay, पढ़ते हैं अब हम। In computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme, withdrawal from the composition scheme by a taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed condition, बिल्कुल है, आप बाहर निकल सकते हो कभी भी, या तो आपकी टर्नओवर एक्सीड कर गई हो या फिर आप खुद ही आना चाहते हैं, कर सकते हैं, इंटीमेट कर दीजिए डिपार्टमेंट को, बस कर सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना बहुत है, काफ़ी बड़ा है अभी भी। सो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको कंपोजिशन लेवी इतना समझ में आया होगा। जी फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।